Hello, today we have taken the chapter in the Kingdom of Fools, right? This basically had been written by a Kannada folktale writer. His name was A.K. Ramanujan, right? तो इस स्टोरी के जो ओरिजिनल राइटर हैं वो है A.K. रामानुजन, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में ये स्टोरी लिखी थी, ठीक है? और अपने आप में ये क्या है? ये एक ह्यूमरस फोकटेल है, राइट? बट यस, it also has a moral behind it, right? So when we read the story, you will come to know of it. Now over here, यहाँ पर एक किंगडम की बात हो रही है. वो जो किंगडम था वो क्या कहलाता था? द किंगडम ऑफ फूल्स कहलाता था, ठीक? किंगडम ऑफ फूल्स क्यों कहलाता था? क्योंकि उस किंगडम के अंदर राजा और प्रजा दोनों ही बिल्कुल इनसेंसिटिव थे, एंड दे वर मोर और लेस फूलिश बाय नेचर, फूलिश इन देयर प्रैक्टिसेस. ये हम कैसे कह सकते हैं? देखो यहाँ लिखा है that both the king and his minister they were idiots, and वो लोग अपने राज्य के अंदर कोई भी काम ऐसे नहीं करने देना चाहते थे लोगों को जैसे कि नॉर्मली बाकी किंगडम्स में होता था. तो वहाँ के किंग ने एक रूल बना दिया. उसने क्या रूल बनाया? They decided to change night into day and day into night. नाइट के समय लोगों को सोना अलाउड नहीं था. They had to wake up और उनको अपने सब काम पे जाना होता था. यानी कि अगर फार्मर है तो आप सोचो बिना सनलाइट के वो फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? शॉपकीपर है तो वो रात में जो पूरा मार्केट है वो सज जाता था. वहाँ पर लोग रात में शॉपिंग के लिए जाते थे. और डे वॉज एज्यूम्ड टू बी नाइट. इसका मतलब जब दोपहर का समय होता था तब पूरी प्रजा सो जाती थी. और ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि जो एनिमल्स थे, जो कैटल थी, राइट, उन सब के ऊपर भी सेम यही लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, राइट? सो दे से दैट इट वाज ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. दे शुड टिल देयर फील्ड्स, मतलब द फार्मर्स शुड डू द टिलिंग इन देयर फील्ड एंड द अदर्स शुड रन देयर बिजनेस आफ्टर डार्क. Anyone who disobeyed would be punished with death. तो एक छोटी सी पेनल्टी नहीं लगाई थी प्रजा के ऊपर. क्या पेनल्टी थी? That one who will not obey this particular rule shall be punished to death. Right? Now, people they definitely had the fear of death. तो उन लोगों ने क्या करा? उन्होंने उसको ओबे करना शुरू कर दिया. लेकिन अगर प्रजा ये जानती that if they stood united, right, they could be strong enough. And when we all know कि unity is strength, तो ऐसे में वो क्या कर सकते थे? वो राजा को फोर्स कर सकते थे अपनी इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए. मगर उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा. व्हाट दे डिड? अपनी डेथ के फियर से उन्होंने राजा के इस नियम को स्वीकार कर दिया, ठीक? सो किंग एंड द मिनिस्टर दे बोथ वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राइट? वन डे द गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन वहां पर क्या हुआ? एक गुरु और उसका डिसाइपल दोनों उस राज्य में पहुंचे, राइट? दे वर अनअवेयर कि इस किंगडम में, इस प्रोविंस में क्या नियम इंप्लीमेंट करे गए हैं. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. और किस समय था जब वो लोग वहां पे पहुंचे? क्या टाइम था? इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, सुबह का समय था, ठीक? बट देयर वॉज नो वन अबाउट. अब ऐसा बहुत सरप्राइजिंग था उस गुरु और उसके डिसाइपल के लिए कि उस राज्य में जहाँ वो सुबह के समय पहुंचे हैं उन्हें आसपास लोग ही नहीं दिख रहे थे अपने काम पे जाते हुए. इनफैक्ट इस सिनेरियो कैसा था? एवरीवन वाज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टरिंग. यानी कि जो एनिमल्स थे उनको भी ट्रेन कर दिया था वहाँ के लोगों ने. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. The two strangers किसके लिए बोला गया है? गुरु और उसके डिसाइपल के लिए. They said they were amazed by what they saw around them, and they wandered everywhere in the town till the evening time. सुबह से शाम तक वो उस टाउन में घूमते रहे. और जैसे ही शाम हुई क्या हुआ? It seemed as if the kingdom was now filled with life, liveliness. क्यों? Because लोग जाग गए, ठीक? अब उनके काम पे जाने का समय हो गया. And what happened? Suddenly, the whole town woke up and went about its nightly business. Generally, it is the daytime business, right? जो हम सब जानते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? It was the nightly business which is being talked about.
The two men were hungry क्योंकि वो सुबह से उस राज्य में ही थे, शाम होने को आ गई थी. They wanted to eat something now. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब पहला सबसे बड़ा astonishment उनके लिए क्या था इस राज्य में आकर? सुबह रात थी, रात सुबह थी. दूसरा astonishing feature जो उन्हें पता चला इस राज्य का, इस kingdom का, वो क्या था? They found that everything cost the same, a single dudu. दुडू यहाँ पर जो ये मेंशन करा गया है, ये वहाँ की करेंसी है. ठीक, ऐसा एज्यूम करा गया है. उन्होंने सोचा कि हम कुछ भी कितनी भी क्वांटिटी में परचेज करते हैं, व्हाट दे हैड टू पे वाज यस अ सिंगल डुडू फॉर इट. ठीक, अब लिखा है चाहे वो राइस खरीदें कितनी भी क्वांटिटी में, या फिर वो अ बंच ऑफ बनानास खरीदें, इट कॉस्ट अ डुडू. पहले तो वो दोनों बहुत खुश हुए, द गुरु as well as the disciple. They were really happy, delighted. They had never heard of anything like this. उनको जो भी खाना था, they could buy all the edible items, all the food that they wanted for just a rupee, right? A single unit of the currency. अच्छा, उसके बाद उन्होंने कुकिंग करी, भरपेट खाना खा लिया. कुछ देर के बाद जो गुरु था उसको कुछ रियलाइजेशन हुआ. उसे क्या रियलाइज हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसने ये रियलाइज करा दैट इट वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स. ठीक है, और ये सही आइडिया, अच्छा या फिर सही आइडिया नहीं होगा उस गुरु और उसके डिसाइपल के लिए अगर वो वहाँ उस किंगडम में बहुत समय तक रहते रहे. ठीक, तो दे मेड अप देयर माइंड. इन फैक्ट द गुरु, राइट, he said that it won't be a good idea for them to stay there. और उसने सबसे पहला जो कमांड दिया अपने डिसाइपल को वो क्या था? उससे बोला this is no place for us, let's go, यहाँ से चले जाते हैं. He said to his disciple, मगर जो डिसाइपल था he was really carried away, ठीक, by seeing these changed and new rules of the kingdom. ठीक है, तो उसने क्या कहा, because he didn't want to leave, उसने थोड़ा एडमेंट नेचर शो करा गुरु के सामने. ठीक है, और क्या बोला उसने अपने गुरु को? दैट ही डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू लीव. अच्छा, उसके पीछे मेजर रीजन क्या था? दैट एवरीथिंग वाज चीप देयर. उस किंगडम में इन्फ्लेशन जैसी कोई भी बात उस डिसाइपल को लगी ही नहीं, क्योंकि उसको जो भी खाना था वो उसको बहुत आसानी से एक डुडू में वहां पर मिल जा रहा था. ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड. ठीक, उसका एक ही ध्येय था, एकमात्र एम था. उस शहर में रहकर वो एम फुलफिल हो रहा था. वो क्या था? he could easily afford good food at very economical prices, right? Now see, the guru said, उसने अपने डिसाइपल को वॉर्न करा. ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करी और क्या बोला? बोला लेट्स सी दे आर ऑल फूल्स, यानी कि यहाँ की जो प्रजा है, जो राजा है, सब फूल्स हैं. ठीक है, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. दैट मीन्स लाइक अ फूलिश किंग इज बाउंड टू टेक वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड इरैशनल डिसीजंस. इस केस में क्या होगा? वो जो डिसाइपल है उसका भी वहां पे रहना उसके खुद के लिए बहुत सेफ नहीं है. लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उसके डिसाइपल को ये बात समझ में आई होगी? नहीं, राइट? He was not still satisfied with the answer. Disciple wouldn't listen to the guru's wisdom, and he wanted to stay there only. गुरु ने वहां से जाने से पहले फाइनली एक इंस्ट्रक्शन उस डिसाइपल को दिया. उसने बोला, डू what you want, I am going. ठीक, अब यहाँ पर गुरु क्योंकि बहुत सेंसिबल ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है, एंड ही वाज अ फार साइटेड मैन, उन्होंने वहीं पे डेंजर को सेंस कर लिया था, तो वो वहां से चले गए. एंड हु वाज लेफ्ट बिहाइंड वाज द डिसाइपल हिमसेल्फ, राइट? डिसाइपल स्टेड ऑन, और उसने जो भी उसको खाने का शौक था बहुत, सो ही एट एवरीथिंग व्हाटएवर नो ही वांटेड टू. क्या क्या चीजें वो बहुत शौक से खा रहा था, वो एडिबल आइटम्स आपको याद होने चाहिए. दैट इंक्लूडेड बनानास, घी, राइस एंड व्हीट. बनाना, घी, राइस एंड व्हीट,
ये सब चीजें वो बहुत शौक से वहां पे रह के खाने लगा और धीरे 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 क्या हुआ, ही स्टार्टेड गेनिंग मोर एंड मोर वेट, वो मोटा होता चला गया। और फिर उसका कंपैरिजन किससे करा गया है, एक बुल से। कैसी बुल, अ सेक्रेड बुल। सेक्रेड बुल मतलब क्या, सेक्रेड बुल मतलब वो जिसकी वर्शिप की जाती है, ठीक है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर था, जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, वो एक ओबेस ह्यूमन बीइंग का हो चुका था, बहुत समय से वहां पर रहते रहते और अपना मनपसंद खाना खाते खाते। एक दिन वहां पर क्या हुआ, उस किंगडम के एक मर्चेंट के घर में चोरी हुई, ठीक है, एक चोर उस मर्चेंट के घर में गया। The thief had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. वो thief उसने जो भी सामान उस मर्चेंट के घर से लूटा हुआ होता है, वो उसको लेकर उस होल के अंदर से दोबारा बाहर जा रहा होता है। And in the meantime, what happened? A tragic incident took place. The entire wall it fell down upon the thief. ठीक, और वो thief वहीं पे खत्म हो गया। He died there on the spot in the merchant's house. Right? अभी देखिए लिखा है wall of the old house collapsed on his head and it killed him on the spot. अभी क्या हुआ, उस thief का जो भाई था, this is something really hilarious. उस thief का भाई तुरंत अपना जो राजा था उनके किंगडम का, उसके पास जाता है, ठीक, और उसने जाकर वहां पर एक अर्ज करी, एक रिक्वेस्ट करी राजा से। उसने बोला, His Highness, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, ancient trade मतलब उनके पूरे परिवार का यही एक काम रहा था सदियों से। क्या काम था? चोरी करना, है ना? So that is why उसने बोला कि जब मेरा भाई अपने ancient trade को practice करने गया हुआ था, at that time a wall fell on him and killed him. And who is to be blamed for this? The merchant is to be blamed. क्यों? Because merchant के घर की wall थी जो मेरे भाई पे गिरी। He should have built a good strong wall. So you must punish the wrongdoer, compensate the family for this injustice. तो उस thief के brother ने, उस dead thief के brother ने, वो भी obviously thief ही रहा होगा, उसने बोला हमें compensation दीजिए और जो wrongdoer है उसको सजा दीजिए इस गलती की, ठीक। अब आपको क्या लग रहा है, जो किंग था उसको क्या पूछना चाहिए था सबसे पहले, उस थीफ से या थीफ के ब्रदर से क्या पूछना चाहिए था? He should have asked that what was your brother's ancient trade, है ना। यहाँ पर राजा ने ये बात उससे नहीं पूछी, उसको सिर्फ इतनी बात समझ में आई कि ये मर्चेंट है और इस मर्चेंट के घर की दीवार इस पर्सन के भाई के ऊपर गिर गई है, ठीक। That means who basically is the culprit behind it? The merchant himself. ठीक? The king said justice will be done. Don't worry. और उसने तुरंत इसके लिए समन भेजा उस घर के ओनर के लिए, यानी कि उस मर्चेंट के लिए, राइट? अच्छा, जैसे ही वहां पे मर्चेंट आया, अब जो डायलॉग है ना, that again you know has lots and lots of humor in it. जैसे ही वहां पे मर्चेंट आया तो राजा ने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो मर्चेंट ने जवाब दिया सच एंड सच योर हाइनेस। उसने पूछा वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, ऑब्वियसली वो घर पे ही था तो उसको यही जवाब देना था। उसने बोला यस, एंड ही सेज दैट यस दिस मैन्स ब्रदर ही ब्रोक इनटू माय हाउस एंड द वॉल ऑफ माय हाउस वाज वीक, दैट इज व्हाई इट फेल अपॉन हिम। अब मर्चेंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइनली जो सही बात है उसने वही आंसर की, और उसने ये भी बताया कि इस पर्सन का जो भाई था ही हैड ब्रोकन इनटू हिज हाउस। ब्रोकन इनटू हिज हाउस का मतलब चोरी करने के लिए बिना इजाजत के उसके घर के अंदर आया था, ठीक। अभी क्या हुआ, राजा ने बोला दैट द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, और इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा होगी, व्हाई? बिकॉज़ यू हैव मर्डर्ड अ मैन and we have to punish you. ये सुन के the merchant was left awestruck, right? वो एकदम startled हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक पर्सन जो मेरे घर के अंदर चोरी करने के लिए आया और अगर उसके ऊपर वो दीवार गिर भी गई तो उसके लिए मुझे तो सजा नहीं होनी चाहिए। बट ओवर हियर ही न्यू दैट जो राजा है वो उसके इस दलील को सही तरीके से नहीं समझेगा, राइट?
तो उसने उसके बाद क्या किया, उसने बोला मर्चेंट ने, सी आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट वाज द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। उसने तुरंत इस क्राइम को किसी और पर्सन के ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर? ब्रिकलेयर्स के ऊपर। वो लोग जिन्होंने उस दीवार को बनाया था, जिनकी गलती से वो दीवार बहुत वीक बनी। ठीक है, he says he didn't build it right, so you should punish him। मर्चेंट ने अपने को बचाने के लिए जो ब्रिकलेयर्स होते हैं, जो कि दीवार को बनाते हैं, उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया। उसने बोला सी those people, they didn't build a very strong and sturdy wall, due to which it got broken, it fell down upon the other person। तो राजा ने बोला ठीक है, who is that? इससे क्या पता चल रहा है कि राजा अपने आप में बहुत डिसाइसिव नेचर का व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसने तुरंत मर्चेंट की बात को सही ठहराया, सही समझा। एंड देन मर्चेंट ने बोला, My lord, this wall was built in my father's time. I know the man who had built that wall. And he says that he is an old man now. He lives nearby. राजा ने तुरंत अपने मैसेंजर्स को भेजा और उस ब्रिकलेयर को अपने दरबार में, अपने कोर्ट में बुलाया। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। वो लोग उसको लेकर आए। वो जो ब्रिकलेयर था उसको कैसे लेकर आया गया, उसको बांध के लाए वो लोग, राइट? They tied his hand and foot. राजा ने तुरंत उस ब्रिकलेयर से एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? बोले डिड यू बिल्ड दिस मेंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? अब यहाँ पर उस ब्रिकलेयर को भी नहीं पता कि उसको अपने आप को बचाना है, और उसने बिल्कुल सही जवाब दिया दैट यस इट वाज हिम, ही हिमसेल्फ हु वेंट देयर एंड हैड मेड दैट वॉल। तो राजा ने उसको तुरंत बोला कि व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल हैव यू मेड, राइट? इट फेल अपॉन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। So now you have murdered a man and we have to punish you for this crime। अब यहाँ पर जो ब्रिकलेयर था वो भी राजा से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सेंसिबल था। उसने भी अपने आप को बचाने की कोशिश करी, राइट? तो इन दिस केस उसने क्या करा, ऑब्वियसली वो किसी और के ऊपर उस ब्लेम को डालेगा। ठीक, अच्छा, उसने बोला बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द ब्रिकलेयर प्लीडेड। उसने राजा से रिक्वेस्ट करी। क्या बोला? प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट इज ट्रू दैट आई बिल्ट दिस वॉल एंड द वॉल व्हिच आई हैड बिल्ट इट वाज नॉट एट ऑल गुड, इट वाजंट स्ट्रॉन्ग एनफ, बट दैट वाज बिकॉज़ माय माइंड वाज नॉट ऑन इट। आई रिमेंबर very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling। उसने क्या किया, उसने एक डांसिंग गर्ल के ऊपर वो ब्लेम डाला। उसने बोला कि मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ डांसिंग गर्ल जो मेरी आंखों के जस्ट सामने बार बार स्ट्रीट पे ऊपर और नीचे जा रही थी, एंड उसके जो पैरों की पायल थी, एंकलेट्स, उसकी आवाज से मैं क्या हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अब राजा ने इसकी बात भी समझ ली। उसको इस समय ब्रिकलेयर की बात भी सही लग रही है, यानी कि उसको क्या लगेगा कि कौन कल्प्रिट है, वो डांसिंग गर्ल। अब उस डांसिंग गर्ल को समन करेगा राजा, है ना? तो ऐसे में उसने क्या किया, राजा ने बोला या यू आर राइट। उसने बहुत सोचते हुए गंभीर होकर बोला एंड सेड यस द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इनटू इट। एंड देन ही सेड लेट्स गेट द डांसर वेयरएवर शी इज। अब वो डांसिंग गर्ल जो कि अब एक ओल्ड फीबल सी एक विमेन हो चुकी थी, वो वहां पर आई, बहुत डरती एक स्टिक हाथ में लेकर चलती हुई वहां पे पहुंची। शी केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट। राजा ने उससे भी वही क्वेश्चन पूछा कि बहुत सालों पहले क्या आप इस स्ट्रीट पर अप एंड डाउन बार बार चलती हुई आ रही थी, एंड दैट टू यू वर एट दैट टाइम वेयरिंग दोज एंकलेट्स। अब यहाँ पर उस डांसिंग गर्ल को भी नहीं पता कि राजा उसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है ना? तो उसने क्या करा, शी आंसर्ड इन एफर्मेशन। उसने बोला यस, मैं ऐसा कर रही थी। शी सेज यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। अब यहाँ पर राजा ने क्या बोला उसको, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, you were young and you distracted him. Him means the bricklayer. That means you and your beauty and the jingling of your anklets that kept on disturbing and distracting the bricklayer, and he built a bad wall. Right?
अच्छा, अभी क्या हुआ, उसने डांसिंग गर्ल को भी वही बात कही कि वो जो पुअर वॉल थी वो उस पुअर मैन के ऊपर गिर गई और इस वजह से नाउ दैट डांसिंग गर्ल एक्चुअली वाज डिक्लेयर्ड टू बी द कल्प्रिट, अ मर्डरर, और उसको बोला राजा कि अब हमें तुम्हें एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, अब वो जो लेडी थी उसने भी कुछ समय लिया, सोचा, राइट, शी थॉट फॉर अ मिनट, और उसने राजा को बोला, माय लॉर्ड वेट, आई नो व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। उसने बोला कि मैंने गोल्डस्मिथ को अपनी एक ज्वेलरी का पीस बनाने के लिए दिया हुआ था, एंड गोल्डस्मिथ कभी भी उसको एक ही बार में उसके जो आर्टिकल थे जो उसने ज्वेलरी बनने के लिए दी थी वो उसको एक ही बार में प्रिपेयर करके नहीं दे पा रहा था, एंड ही वाज कॉलिंग हर अगेन एंड अगेन टू विजिट हिज शॉप, जिस वजह से उसको बार बार अप एंड डाउन द स्ट्रीट वाला मूवमेंट परफॉर्म करना पड़ा। और उससे क्या हुआ, उससे वो जो ब्रिकलेयर था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। यानी कि यहाँ पर उसने किसके ऊपर ब्लेम डाल दिया, गोल्डस्मिथ के ऊपर, क्योंकि गोल्डस्मिथ उसको समय पे उसकी ज्वेलरी नहीं बना के दे पा रहा था, दैट इज वाई उसको बार बार उस स्ट्रीट में चल के आना और जाना पड़ा। एंड शी इवन कॉल्स हिम अ लेजी स्काउंड्रल। किसको बोला उसने, ये गोल्डस्मिथ को बोला। ठीक, वो बोल रही है, सी ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और बोल रही है दैट टाइम द ब्रिकलेयर सॉ मी, राइट, सो इट इज नॉट माय फॉल्ट माय लॉर्ड, इट इज द गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट। अब राजा को क्या लगा, वो जो डांसिंग गर्ल थी उसने कहा अरे शी इज अ पुअर वुमन, उसको भी बेचारी लगने लगी। बोला नहीं, अब जो वास्तविक गलती जिसने करी है वो कौन है, वो सुनार, वो गोल्डस्मिथ। ठीक है, तो उसने फिर से अगले ऑर्डर्स दिए, एंड ही सेज दैट यस फाइनली वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। और उसने क्या समझ भेजे कि उस गोल्डस्मिथ को भी बुला के लाया जाए उसके कोर्ट में। ठीक, गोल्डस्मिथ को ढूंढा गया ढूंढा गया ढूंढा गया। जब गोल्डस्मिथ वहां पे आया तो उसके पास एक अपनी एक अलग कहानी थी बताने के लिए। क्यों, वो इसलिए क्योंकि उसको भी अपने आप को बचाना आता था। He also knew how to save himself very well. ठीक है, तो उसने क्या स्टोरी नरेट करी राजा को, उसने बोला माय लॉर्ड आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, और ये बात सही है कि मैंने इस डांसिंग गर्ल को बार बार अपने पास बुलाया क्योंकि मैं एक बार में इसकी ज्वेलरी बनाकर इसको नहीं दे पा रहा था। बट उसके पीछे कारण क्या था, he says I had to finish the rich merchants' orders. They had a wedding, right? And as these rich people, they are so impatient by nature, he just couldn't wait. Who? The rich merchant, right? And that is why he says that you know how impatient rich men are. और इस वजह से मुझे इस लड़की को बार बार अपनी शॉप पे बुलाना पड़ रहा था। Why? Because I was busy making the rich merchants jewelry, जो कि मुझे ऑर्डर में बनाने को दी गई थी। अब राजा ने तुरंत क्वेश्चन पूछा कि हु इज द रिच मर्चेंट जिसके ऑर्डर पर तुम उसकी ज्वेलरी बना रहे थे, एंड यू मेड दिस पुअर वुमन विजिट योर शॉप अगेन एंड अगेन, दैट डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर ड्यू टू व्हिच he could not build a strong and sturdy wall, right? ये क्वेश्चन उसने उससे पूछा। अच्छा, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा। अभी क्या हुआ, गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया राजा को, ठीक है, जिसके ऑर्डर पर वो उस ज्वेलरी को बना रहा था। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंड, he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, right? जिस घर की दीवार गिरी थी उस मर्चेंट, उस थीफ के ऊपर, वही वो मर्चेंट था। ठीक है, इसका मतलब नाउ द एंटायर सर्कल हैड बीन कंप्लीटेड। बात जहां से शुरू हुई थी बात वहीं पे आके खत्म हो गई, क्योंकि वही मर्चेंट था जिसका वो गोल्डस्मिथ ज्वेलरी बना रहा था, जिसके घर की दीवार उस समय उस थीफ के ऊपर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग। एंड उसने क्या करा, उसने बोला नहीं, अब तो हमें इस मर्चेंट को ही सजा देनी होगी। क्यों, अब मर्चेंट ने अपने बचाव के लिए क्या बोला, उसने बोला नहीं, मैंने ऑर्डर नहीं दिए थे गोल्डस्मिथ को, राइट, ज्वेलरी बनाने के लिए, इट वाज माय फादर हु हैड ऑर्डर्ड, राइट। तो राजा ने क्या बोला उसको पलट के, राजा ने बोला देखो, अगर तुम अपने फादर के सारे रिचेस को इनहेरिट कर रहे हो
तो अब तुम्हें अपने फादर के द्वारा किया गया क्राइम भी इनहेरिट करना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम कैसे हो, तुम उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो भी एसेट्स हैं, है ना, उसके ओनर अगर आप तुम कहलाते हो तो उनके द्वारा करी गई गलती भी का ब्लेम भी तुम्हें अपने ऊपर ही लेना होगा, राइट। अब इन दिस केस द मर्चेंट वाज अगेन हेल्पलेस। सी ही सेज, उसने बोला यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। अगर तुम उनके रिचेस को एंजॉय कर रहे हो तो अब तुम्हें उनके सिंस को भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और राजा ने बोला दैट नाउ यू मस्ट डाई। That is why, according to the king, justice will actually come to a complete circle. अब उसने तो ये ये एक समन ऑर्डर कर दिया। अब क्योंकि उस मर्चेंट को सजा दी जानी थी तो उसने क्या ऑर्डर करा, एक स्टेक बनने का ऑर्डर दिया। स्टेक क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेड बाय विच द पर्सन, राइट, द कल्प्रिट इज beheaded। ठीक है, तो उसने एक नई स्टेक बनने के ऑर्डर्स दिए। ठीक है, now what happened, the servants they sharpened the stake and they got it ready for the final impaling of the criminal। और वहाँ पर उस राज्य की जो प्रजा थी वो भी वहाँ पे कलेक्ट हुई थी। क्यों? उन्हें उस कल्प्रिट का फाइनल एग्जीक्यूशन देखना था। चलिए, now what happened, as the servant sharpened the stake they got it ready। और मिनिस्टर को ऐसे लगा, ऐसा समझ में आया, जो राजा का मंत्री था, he thought that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई दिक्कत थी अगर वो पर्सन बहुत दुबला था तो भी एग्जीक्यूट तो उसको किया जा सकता था उस स्टेक पे। लेकिन मंत्री, क्योंकि वो अपना विजडम दिखाता था राजा के सामने, है ना, उसने ये बात बोल दी कि ये जो पर्सन है ये तो बहुत दुबला पतला है इस स्टेक के साइज के हिसाब से, he will not fit in properly। और राजा क्योंकि अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेता था, again he made a blunder। राजा जो था, the king too was worried about it। उसने बोला हम क्या करें, स्टेक तो बन गई है। अब वैसे तो राजा चाहता तो वो एक नई स्टेक बनवा सकता था, है ना, अगर वो सेंसिबल होता तो, या फिर वो उसी स्टेक पे एग्जीक्यूट भी कर सकता था मर्चेंट को। उसने ऐसा नहीं करा और वो अननेसेसरीली वरीड होने लगा। ठीक है, एंड देन एन आइडिया स्ट्रक हिम। उसने बोला ठीक है, हम एक बहुत मोटा व्यक्ति ढूंढेंगे अपने किंगडम में। वी विल हैव टू मेक अ सर्च फॉर अ फैट मैन हु इज फिट एनफ और हु इज फैट एनफ इन फैक्ट टू फिट इन दैट स्टेक। ऐसा डिसीजन उसने ले लिया। अब उसके जो सर्वेंट्स थे वो पूरे टाउन में ढूंढ रहे थे एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मोटा ताजा व्यक्ति जो कि उस स्टेक पे फिट हो सके। एंड किसका बैड लक यहाँ पे काम आ गया, उस डिसाइपल का। ठीक है, राजा के जो बेलिफ्स थे, उसके जो गार्ड्स थे, वो लोग उस डिसाइपल को ही पकड़ के ले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि दिस मैन ऑफ दिस हेल्थ एंड स्टेचर will easily fit into that stake। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज वो बनानास, राइस, व्हीट एंड घी ये सब कंज्यूम कर करके ऑलरेडी बहुत वेट गेन कर चुका था, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, डिसाइपल के लिए अगेन एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसको समझ में ही नहीं आया। उसने तुरंत उन गार्ड से पूछा कि अरे मैं तो बहुत इनोसेंट सा व्यक्ति हूँ, आई एम अ सन्यासी, है ना, मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं करा है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए या फिर मुझे एग्जीक्यूट करा जाए। लेकिन जो रॉयल गार्ड्स थे उनको अपने किंग का ऑर्डर ही फॉलो करना था, राइट। सो दे टुक हिम एंड दे कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। जहाँ पर एग्जीक्यूशन होना था वहां पे उसको लेके जाया गया। इस समय जब वो इतनी बड़ी विपत्ति में था, है ना, इट वॉज a huge bulk of tough and very difficult situation that was lingering upon him। और इस समय उसने किसको याद करा, अपने गुरु को याद करा। ठीक, और गुरु क्योंकि वो बहुत फार साइटेड थे, है ना, he had that vision। उन्हें अपने डिसाइपल का ये जो हाल था इस समय वो उनको दिख गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, उसने क्या बोला, गुरु, उसने सबसे पहले तो अपने गुरु के वर्ड्स को याद किया कि गुरु ने उसको बोला था कि दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर अस, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, है ना। और वो रिपेंट कर रहा था, ही वाज इन अ स्टेट ऑफ रिग्रेट।
लेकिन कंप्लीटली हेल्पलेस, कोई उसकी मदद करने के लिए वहां पे नहीं था। लेकिन राजा ने बोल रहे द गुरु, सॉरी नॉट द किंग बट द गुरु, ही सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। व्हाई? बिकॉज उनके पास कुछ ऐसी मैजिक पावर्स थी, ठीक है। और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि कैसे भी करके वो अपने डिसाइपल को वहां से बचा के लेकर आएगा, ठीक। He arrived over there in the kingdom to save his disciple who had got himself into such a scrape through the love of food. यहाँ पर गलती क्या थी उनके डिसाइपल की? एकमात्र गलती क्या थी? ग्रीडी बाय नेचर होना, है ना। खाने का लालच जो था उसकी वजह से देखिए आज उसकी क्या दुर्गति हो रही थी, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही वहां पर पहुंचे गुरु, ठीक है, उन्होंने अपने डिसाइपल को पहले खूब डांटा और उसके बाद उसके कानों में विस्पर करके उसे कुछ बात कहती, ठीक। क्या कही? कि अभी राजा ने या किसी भी और सदस्य ने या मंत्री ने नहीं सुनी थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, वो राजा के पास गया और गुरु ने राजा से एक क्वेश्चन पूछा कि किंग आप मुझे ये बताएं कि कौन ग्रेटर है ना, गुरु या डिसाइपल? राजा ने तुरंत कहा गुरु जो होता है वो ज्यादा ग्रेट होता है डिसाइपल से, है ना। गुरु जो होता है वो शिष्य से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। तो ये सुन के गुरु ने बोला कि ठीक है, इन दैट केस यू पुट मी टू द स्टेज फर्स्ट एंड माय डिसाइपल आफ्टर मी। उससे बोला ठीक है, आप पहले मुझे एग्जीक्यूट करें और उसके बाद मेरे डिसाइपल को एग्जीक्यूट करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बड़ा हूं, मेरा ओहदा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होता है। अभी क्या हुआ, जब ये बात सुनी किसने? डिसाइपल ने। वो तुरंत अपने जहां पर भी वो बंद होगा एक सेल के अंदर, वो वहां से तुरंत बोलने लगा कि नहीं, मी फर्स्ट, मुझे पहले एग्जीक्यूट करा जाए। अब ये देखकर जो राजा था वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो रहा है। गुरु कह रहा है मुझे एग्जीक्यूट करो पहले, जो उसका चेला है, डिसाइपल है, वो बोल रहा है कि नहीं आप पहले मुझे एग्जीक्यूट करें। उसे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने क्या करा, वहां पर जो किंग था उसने उस गुरु को अपने पास बुलाया और गुरु से ये बोला कि आप मुझे अपने जिद का कारण बताएं, है ना। आप क्यों एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, जबकि हमने तो जो कल्प्रिट ढूंढा है वो कौन है? आपका डिसाइपल, आपको नहीं चुना। तो गुरु ने यहाँ पर अपना उन्होंने जो एक स्टोरी, जो एक टेल अपने आप वीव करी थी, उन्होंने वो टेल उसको नरेट करनी शुरू करी राजा को। उन्होंने क्या बोला, बोले ये जो स्टेक आपने बनवाई है, राइट, दिस इज द स्टेक ऑफ जस्टिस। रिमेंबर उन्होंने क्या बोला, ये जो स्टेक आपके द्वारा बनाई गई है ये किसकी स्टेक है? जस्टिस की, न्याय की। और इस स्टेक में जो पर्सन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो नेक्स्ट बर्थ में इस किंगडम का राजा बनेगा, और जो पर्सन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा सेकेंड प्लेस पे, वो पर्सन इस किंगडम का मिनिस्टर बनेगा। राजा ने ये बात सुनी और फिर बहुत सेंसिबली इस समय गुरु से ये बोला कि ठीक है, लेट मी थिंक ओवर इट। उसने अपने मिनिस्टर को समझ कर, मिनिस्टर वहां पर आया और राजा और मंत्री दोनों ने आपस में बातचीत करी। क्या बातचीत करी? देखो, राजा और उसका मिनिस्टर, दे बोथ अगेन वर ग्रीडी। और कभी भी कोई भी व्यक्ति ये श्योर नहीं हो सकता है कि अगले रीबर्थ में, है ना, लाइक व्हाट पोजीशन और व्हाट नेम अ पर्सन विल बी एबल टू गेन फॉर हिमसेल्फ। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्योंकि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल थे, दे वर ऑब्वियस फूल्स, है ना। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या सोचा, राजा और मंत्री ने, कि अगर इस स्टेक पे एग्जीक्यूट होने से अगले जन्म में राजा और मंत्री ही बन सकते हैं तो हम दोनों ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और उन लोगों ने क्या करा, जो किंग था वो गुरु के भेष में अपने आप को उसने तैयार करा, और जो मिनिस्टर था वो डिसाइपल के भेष में रेडी हो गया, ठीक। और उसके बाद वो दोनों उस सेल में गए जहाँ पे राजा और मंत्री दोनों होंगे, है ना। उनको उन लोगों ने जाने दिया, ठीक है। दे बोथ वर रिलीज्ड। और एग्जीक्यूशन के लिए कौन चले गए? द किंग एंड हिज मिनिस्टर। इन द डिस्गाइज ऑफ whom? इन द डिस्गाइज ऑफ द गुरु एंड हिज डिसाइपल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है इसमें।
Now, when the bodies they were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. इसका मतलब जो executioners थे उनको भी ये बात नहीं समझ में आई कि वो वास्तव में अपने king और minister को execute कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो already गुरु और disciple के disguise में ही वहाँ पर appear हुए थे, right? Next day जब bodies को फेंक दिया गया, जो वहाँ का ritual था कि vultures जो है, those dead bodies will become a prey to crows and vultures. तब वहाँ के लोगों को पता चला कि ये कौन है, ये तो हमारे किंग और मिनिस्टर है. नाउ द पीपल वर अगेन वरीड कि अब हम लोगों के ऊपर जो रूल है वो किसका होगा, हु विल बी आवर नेक्स्ट किंग, न्यू किंग एंड मिनिस्टर. ठीक है. और अचानक कुछ लोगों को किसकी याद आई, उस गुरु की याद आई. ठीक है. एंड वो लोग गुरु के पास पहुंच गए. क्लियर. उन लोगों ने गुरु से जाकर कुछ बेग करा. क्या किया कि आप हमारे किंग और जो आपका डिसाइपल है इसको आप हमारा मिनिस्टर बना दीजिए. राइट. अब जो डिसाइपल था वो फिर थोड़ा सा बुद्धू था, है ना, समवॉट इम्प्रैक्टिकल, नॉट वेरी रैशनल बाय नेचर. उसने तुरंत हामी कर दी कि हाँ ठीक है, मैं आपके राज्य का मिनिस्टर बन जाऊंगा. मगर जो गुरु थे वो एडमिट थे. उन्होंने बोला नहीं, मुझे आपके किंगडम का किंग नहीं बनना. मगर जब लोगों ने बहुत पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करा तो जो गुरु थे उन्होंने एक कंडीशन रखी. उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके किंगडम का किंग तभी बनूंगा अगर आप एक नियम, इनफैक्ट 2 नियमों में बदलाव करेंगे अपने किंगडम के. बोले क्या? उन्होंने बोला सबसे पहला नियम ये दैट नाइट विल नाउ बी कंसिडर्ड एज नाइट ओनली. मीन्स नाइट इज मेंट फॉर स्लीपिंग, फॉर टेकिंग रेस्ट, एंड डे टाइम में आप लोग सब काम करेंगे जैसे बाकी किंगडम्स में आसपास होता है. लोग अग्री कर गए. दूसरा नियम क्या बनाया उन्होंने, दैट नथिंग विल कॉस्ट वन टू डू, बिकॉज दैट ऑल्सो वॉज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल, irrational decision taken by the so-called wise king and minister of the kingdom of fools. Right? So they finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition, just a second, on the condition that they could change all the old laws. And from that moment, night would again be night and day would again be day, and you would get nothing for it to do. It became like any other place. Right?